सीपीसी के तहत पिछले लेक्चर में आपको एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिक्री अर्थात डिक्री के आवश्यक तत्वों को बताया जा रहा था। जहाँ तक डिक्री के आवश्यक तत्वों की बात है, आपको डिक्री के आवश्यक तत्वों को बताते हुए या आज्ञप्ति के आवश्यक तत्वों को बताया जा रहा था। एक एसेंशियल एलिमेंट फिर मैं दोहरा दूं। पहला मैं बताया था कि डिक्री के लिए यह ज़रूरी है कि न्याय निर्णयन होना चाहिए, यानी कि न्याय निर्णयन होना चाहिए, अर्थात जो भी निर्णय आए वह न्यायालय द्वारा आना चाहिए। दूसरी हमने बात बता दी थी कि डिक्री के लिए आवश्यक है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, अर्थात डिक्री के लिए आवश्यक है कि निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति हो, औपचारिक अभिव्यक्ति हो, फॉर्मल एक्सप्रेशन हो, ये भी आपको बताया गया। तीसरी बात ये बताई गई थी डिक्री के लिए कि डिक्री के लिए यह आवश्यक हो कि कोई सूट फाइल किया गया हो, यानी कि डिक्री वाद में पारित की जाती हैं, बताया गया था, एप्लीकेशन या याचिका पर नहीं। इसके बाद आपका जो बताया जाना था वह था जो चौथा पॉइंट था कि डिक्री से पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया जाता है, यानी कि डिक्री के माध्यम से पक्षकारों के राइट का या तो सभी अधिकारों का या कुछ अधिकारों का निर्धारण किया जाता है, अवधारण किया जाता है। जब भी राइट पढ़िए, जब भी अधिकार पढ़िए तो अधिकार दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है। एक सारवान अधिकार या सब्सटेंसिव राइट या मौलिक अधिकार, दूसरा एडजेक्टिव राइट या प्रोसीजरल राइट, यानी कि प्रक्रियात्मक अधिकार। प्रक्रियात्मक अधिकार यानी कि पहला हो गया सारवान अधिकार, दूसरा आपका प्रक्रियात्मक। अब समस्या ये आती है, यहीं से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है, यदि जो अधिकारों का निर्धारण किया गया है यदि सब्सटेंसिव राइट में आता है, सारवान अधिकार में आता है, तो वह निर्णय डिक्री कहलाएगा। और यदि जो निर्णय न्यायालय ने दिया है वह सारवान अधिकार से रिलेटेड न होकर प्रोसीजरल राइट से हैं, प्रक्रियात्मक अधिकार से हैं, तो वह डिक्री नहीं कही जाएगी। तो लगातार हम बता रहे हैं कि जो डिक्री नहीं होगा और न्यायालय का निर्णय है तो वह क्या होगा, तो वह आदेश कहा जाएगा। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि कौन से जो राइट हैं वो प्रोसीजरल हैं। तो आपको एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, समन की तामील की, यानी कि समन की तामील। मान लीजिए ए ने वाद दायर किया, और जब ए ने वाद दायर किया तो प्रतिवादी या डिफेंडेंट बी के विरुद्ध न्यायालय ने समन जारी किया। समन की तामील या सर्विस बी पर हुई नहीं हुई, ये विवादित हो गया है। इस पर न्यायालय ने निर्णय दिया है। ये जो निर्णय हैं ये पक्षकारों के सब्सटेंसिव राइट से संबंधित न होकर प्रक्रियात्मक अधिकार से संबंधित हैं, अतः इसे डिक्री न मानकर आदेश माना जाएगा। अंतिम जो एसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्व डिक्री का है उसको देखा जाए। अंतिम जो आवश्यक तत्व डिक्री का है वह ये है कि डिक्री द्वारा पक्षकारों के जो सब्सटेंसिव राइट हैं
उसका निश्चायक अवधारण हो, यानी कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो, निश्चायक अवधारण। निश्चायक अवधारण होना चाहिए, निश्चायक अवधारण होना चाहिए, अर्थात कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जब भी निश्चायक अवधारण आप पढ़ेंगे तो निश्चायक अवधारण को पढ़ते समय आदेश 20 का आपका नियम 3 भी पढ़ना है। देखिए कहाँ कहाँ से पढ़ना है। आदेश 20 का नियम 3 पढ़ेंगे, फिर आप CPC का सेक्शन 152 पढ़ेंगे, फिर CPC का आदेश आप पढ़ेंगे 47 आदेश पढ़ना है, और फिर CPC की धारा 114 पढ़ना है। इसी के साथ आपका कुछ को रिलेट भी करना पड़ेगा। CRPC की धारा इसी के साथ पढ़ लीजिएगा 362, और संविधान में इसी के साथ आपका पढ़ना है। संविधान में इसके साथ जो पढ़ना है 2 अनुच्छेद पढ़िएगा, 137 और 142, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़िएगा। और साक्ष्य अधिनियम में जब ये पढ़ेंगे, अभी पिछली बार UPJ में क्वेश्चन बना भी था, धारा 4 पढ़ना है आपको, फिर आपका जो पढ़ना है धारा 41 पढ़ना है, फिर आपका सेक्शन 112 पढ़ना है, और फिर आपका 113 पढ़ना है। पहले इतनी बातों को समझिए, तब आपका आगे बढ़ा जाए। पहले ये समझिए कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन या निश्चायक अवधारण या अकाट्य अवधारण कब कहा जाता है, यानी कि कब ये कहा जाएगा कि निर्णय अकाट्य है, निश्चायक हैं, यानी कि कंक्लूसिव हैं या निर्विवाद हैं, ये कब कहा जाएगा। तो जहाँ तक निश्चायक की बात है, निश्चायक का मतलब ये हुआ कि जब एक बार न्यायालय ने फैसला दे दिया तो उस फैसले में अब वह न्यायालय चेंजिंग नहीं ला सकता, एमेंड नहीं ला सकता, न तो कुछ जोड़ सकता है न कुछ घटा सकता है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये जो निर्णय हैं कंक्लूसिव हैं, यानी कि निश्चायक हैं, अकाट्य हैं, निर्विवाद हैं। जब भी आपका पहले को रिलेट किया जाए, लास्ट में हम CPC बताएंगे आपका। अभी पिछली बार UP सिविल जज के परीक्षा में ये पूछा गया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निश्चायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ किन किन धाराओं में समाहित हैं। तो एविडेंस की वह धाराएं हैं 41, यानी कि 41, 112 और 113। 41, 112, 113 ये 3 धाराओं में जो मामले हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ हैं, अकाट्य तर्क के हैं। अब पूछा जाता है कि निश्चायक सबूत कहाँ परिभाषित हैं, तो धारा 4 मारेंगे। आइए संविधान देखा जाए। संविधान के अनुच्छेद 137 में ये प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है, अर्थात फिर से उस पर पुनर्विचार कर सकता है। ये उच्चतम न्यायालय को चाहे सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, दोनों में ये शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। जहाँ तक अनुच्छेद 142 का मामला है, 142 इनहेरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड हैं, समाहित हैं, निहित हैं, अंतर्निहित शक्ति
या सहज शक्ति कि वह न्याय के लिए, न्याय की हत्या को रोकने के लिए जो उचित हो कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय ने अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा के वाद में ये निर्णय दिया कि मैं अपने ही निर्णय के पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू कर सकता हूँ। अर्थात उच्चतम न्यायालय एक ही मामले में तीसरी बार फैसला या जजमेंट सुना सकता है। ये केस याद रखिएगा, अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक रूपा हुर्रा। आइए, जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, ये पिछली बार यूपीएपीओ में क्वेश्चन बना था कि सीआरपीसी में किसका प्रावधान नहीं है। तो सीआरपीसी में पुनर्विलोकन या रिव्यू का प्रावधान नहीं है। कौन सी धारा रिव्यू पर प्रतिबंध लगाती है? तो आपका जवाब रहेगा सीआरपीसी की धारा 362। अर्थात जब एक बार आपराधिक मामलों में निर्णय सुना दिया गया, हस्ताक्षर जज द्वारा कर दिया गया और आपका तारीख डाल दी गई, तो वह जज उस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी कि उसे अब उस निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति नहीं है। जहाँ तक सिविल मामलों की बात है, अब आइए कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन अकाट्य अवधारण सिविल मामलों में देखा जाए। सिविल मामलों में देखने के लिए आपको 4 जगहों से कोरिलेट करना है और देखिए कैसे आप कोरिलेट करेंगे और अच्छे से इसको समझिए। सिविल मामलों में आइए एक एक करके अच्छे से इसको देखिए। आपका सबसे पहले हम देखते हैं सीपीसी का आदेश 20 का नियम 3, जहां से पुनर्विलोकन जन्म लेता है। सीपीसी के आदेश 20 के नियम 3 में स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया है कि जब एक बार निर्णय सुना दिया गया, निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिया गया, तारीख डाल दी गई, तो पुनर्विलोकन या लिखा गया है, या धारा 152 के सिवाय वह न्यायालय उस निर्णय में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि निर्णय सुनाने के बाद भी वह न्यायालय जिसने निर्णय सुनाया था उस निर्णय में संशोधन कर सकता है, एमेंड कर सकता है, या तो रिव्यू या नज़रसानी या पुनर्विलोकन के तहत या धारा 152 के तहत। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सिविल न्यायालयों द्वारा दिया गया निर्णय पुनर्विलोकन और धारा 152 के अधीन रहते हुए निश्चायक होता है, कंक्लूसिव होता है, लेकिन उसमें संशोधन किया जा सकता है पुनर्विलोकन करके और आपका 152 के तहत। अब पुनर्विलोकन के बारे में पहले देख लिया जाए। पुनर्विलोकन कहाँ से जन्म लेता है? तो आपका जवाब रहेगा आदेश 20 के नियम 3 से। फिर पूछा जाए पुनर्विलोकन के बारे में सब्टेंसिव प्रावधान, सारवान प्रावधान किस धारा में है? तो अगर सारवान पूछे, सब्टेंसिव पूछे, तो आप मारिएगा 114 और फिर पूछ दे कि रिव्यू का प्रोसीजर सीपीसी के किस आर्डर में है? तो आदेश 47। अब ये आया कि धारा 152 बची है कि धारा 152 में क्या दिया गया है? तो निर्णय सुनाए जाने के बाद न्यायालय निर्णय में हुई
क्लर्कियल और मैथमेटिकल, यानी कि गणितीय त्रुटि सुधार सकता है, और आपका यानी कि मैथमेटिकल त्रुटि और लिपिकीय त्रुटि भी सुधारी जा सकती हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका निर्णय के बाद भी न्यायालय मैथमेटिकल और क्लर्कियल मिस्टेक को सुधार सकता है सिविल मामलों में जो निर्णय में हुई है। आपराधिक मामलों में भी धारा CRPC की 362 में ये प्रावधान है कि निर्णय पर साइन करने के बाद भी आपराधिक न्यायालय उस निर्णय में हुई मैथमेटिकल तथा क्लर्कियल मिस्टेक को सुधार सकता है। यानी कि निश्चय का उदाहरण लास्ट में एक लाइन देखिए CPC में, यानी कि पुनर्विलोकन और गणितीय एवं लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के अलावा कि इस अन्य कोई बदलाव आपका सिविल न्यायालय नहीं कर सकता। इस प्रकार डिक्री के आपका 5 आवश्यक तत्व बताए गए। अब आइए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा आपका कह सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट फिर से बनाइए जो पूछा जाता है, और उसी को और अच्छे से जानना है, अच्छे से आपका जानना है। देखिए, अब अगर किसी जजमेंट में, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी जजमेंट में ये 5 बातें मिलती हैं तो उसे डिक्री कहा जाएगा, और उस डिक्री को एक्चुअल डिक्री का मतलब वास्तविक डिक्री कहा जाएगा। वास्तविक यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिक्री के सभी एसेंशियल एलिमेंट किसी जजमेंट में पाए जाते हैं तो उसे एक्चुअल डिक्री या वास्तविक डिक्री कहा जाता है। अगर डिक्री के सभी आवश्यक तत्व किसी निर्णय में नहीं पाए जाते, इसका मतलब यह हुआ कि निर्णय हुआ, फैसला हुआ। फैसला ये कब डिक्री होगा? जब धारा 2 की उपधारा 2 में जो डिक्री शब्द की हम परिभाषा बता रहे हैं, इस डिक्री के जो एसेंशियल एलिमेंट हमने लिखा है इसको फुलफिल कर देता है निर्णय, तो ये डिक्री कहलाएगा, और इसको वास्तविक डिक्री कहा जाता है। वास्तविक डिक्री। अब ये है कि कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो धारा 2 की उपधारा 2 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, तो मैं लगातार बता रहा हूँ, ऐसे निर्णय से निकले निष्कर्ष को आर्डर कहा जाएगा, अर्थात आदेश कहा जाएगा। आदेश कहा जाएगा, ये मैं लगातार बता रहा हूँ। अब समस्या देखिए कहाँ उत्पन्न होती है। कुछ निर्णय ऐसे हैं जो डिक्री के आवश्यक तत्वों को फुलफिल नहीं करते, तो वे होंगे क्या? आर्डर होंगे। लेकिन कानून ज़बरदस्ती आपका कह सकते हैं कुछ ऐसे आदेशों को जो डिक्री के एक्चुअल या जो डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट को फॉलो नहीं करते, कानून ज़बरदस्ती उन्हें स्पेशल स्टेटस प्रदान करता है, विशेष हैसियत प्रदान करता है, और उन्हें भी डिक्री मान लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्णय डिक्री के आवश्यक तत्वों को फुलफिल नहीं करते, वे वास्तव में आर्डर कहे जाएंगे। लेकिन विधायिका ने ज़बरदस्ती या कह सकते हैं कि कानून बनाकर ऐसे आदेश को आदेश न मानकर ऐसे आदेशों को डिक्री मान लिया है। डिक्री
देखिए, यदि डिक्री के आवश्यक तत्व नहीं है और कानून डिक्री मान लेता है तो ये काम विधायिका का है, अर्थात विधायिका इस बात के लिए सक्षम है या विधायिका इस बात के लिए सक्षम है कि स्पेशल स्टेटस प्रदान कर सके, विशेष हैसियत प्रदान कर सके। और विधायिका ने ही धारा 22 में विशेष हैसियत प्रदान करते हुए कुछ आर्डर हैं जिसे कि आर्डर न मानकर विधायिका इनको डिक्री मानती हैं। ऐसी डिक्री यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा निर्णय जो डिक्री के आवश्यक तत्वों को फुलफिल नहीं करते उसे डिक्री मान लिया गया है, इसी को कहा जाता है डीम्ड डिक्री। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गलत ना हो। आपका आर्डर 7 रूल 11, आर्डर 7 और रूल 11 और धारा 144। इसका मतलब ये हुआ कि दो ऐसे मामले हैं जो डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल नहीं करते, फिर भी न्यायालय, फिर भी कानून उन्हें डिक्री समझता है, डिक्री मानता है, डिक्री की कल्पना कर लेता है। इसी को डीम्ड डिक्री कहा जाता है। डीम्ड की हिंदी होती है मानद, या इसको कहते हैं कल्पित, या इसको कहते हैं उपधारित। अब आइए क्वेश्चन का मॉडल भाई निकाला जाए। डीम्ड डिक्री क्या है? तो डीम्ड डिक्री एक आदेश है जिसे कि डिक्री कानून मान लेता है, यानी कि एक ऐसा आदेश जिसे कि डिक्री मान लिया जाता है ज़बरदस्ती। जैसे कि आपका कांग्रेस की पार्टी का उदाहरण आप दे सकते हैं कि राहुल गांधी जी में पीएम बनने के कम गुण हैं, लेकिन आपका कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो मान बैठे हैं कि पीएम बनेंगे तो हमारे राहुल गांधी जी ही बनेंगे, जबकि पीएम बनने का ज़्यादा गुण प्रियंका गांधी में है। तो उसी प्रकार आपका यहाँ भी है। वास्तव में जो निर्णय से निष्कर्ष निकला है वो आर्डर है, लेकिन ज़बरदस्ती विधायिका ने उसे डिक्री की संज्ञा दे दी है, डिक्री की कल्पना कर ली है, डिक्री मान ली है। ये याद रखिए, ये भी डिक्री है, भले ही डीम्ड हो, ये नहीं है कि डिक्री नहीं है, ये डिक्री है, लेकिन इसको हम डीम्ड डिक्री कहते हैं। अब समस्या जहाँ जहाँ डीम्ड शब्द आए पहले उसको देखा जाए और तब आपका कह सकते हैं कि आर्डर 7 रूल 11 और आपका कह सकते हैं कि आपका 144 बताया जाए। देखिए, जब भी आप डीम्ड पढ़िए, अब एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनता है, जब भी आप डीम्ड पढ़िए, मानद पढ़िए, आपका ज़रूर याद रखिए, इसको ज़रूर हर हाल में मैं बता दूं आपको कवर करना है। पहले हम संविधान देखते हैं। संविधान को किस विद्वान ने आपका क्वासी फेडरल कहा, अर्ध परिसंघीय या परिसंघ कल्प कहा, या अर्ध परिसंघीय? तो वे थे केसी हुएयर, यानी कि केसी हुएयर ने भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल कहा है, अर्ध परिसंघीय कहा है। फिर पूछा जाता है डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डीम्ड संविदा कहाँ है? डीम्ड संविदा का मतलब ये हुआ कि संविदा के आवश्यक तत्व नहीं हैं, फिर भी कानून
संविदा जैसे मानता है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 68 से लेकर 72 तक आप पढ़ेंगे। फिर आपका पूछा जाता है डीम्ड के बारे में, ज़्यादा उदाहरण एविडेंस में ही पूछा जाता है कि साक्ष्य अधिनियम में डीम्ड बताइए। तो साक्ष्य अधिनियम में जैसे ही डीम्ड पूछे तो 2 धाराएं निश्चित तौर पर याद रखिए, पहला 119 और दूसरा धारा 63 का क्लाज 5। दोनों को हम बता देते हैं हल्का हल्का, खूब पूछा जाता है इस पर। डीम्ड आपका 2 धाराएं पढ़िएगा। अब आइए इसको पहले बताया जाए। देखिए साक्ष्य अधिनियम ज़्यादा पूछा गया है। साक्ष्य अधिनियम में 119 क्या बताती है कि यदि कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है और अपनी बात वह लिख कर देता है तो वास्तव में वह दस्तावेज माना जाना चाहिए, क्योंकि वह लिख कर दे रहा है, लिख कर अपनी बातें कह रहा है। लेकिन कानून इसे दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस न मानकर ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य मानता है। अर्थात वास्तव में है वो डॉक्यूमेंट्री, लेकिन कानून ज़बरदस्ती ओरल साक्ष्य मान लेता है। ये सिविल जज यूपी में पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। डीम्ड ओरल एविडेंस की धारा 119 में है, अर्थात मानद या प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य। अगर पूछे कि डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानद दस्तावेजी साक्ष्य का प्रावधान एविडेंस में कहाँ है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 63 का क्लाज 5। देखिए इसमें क्या है। यदि कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट को देखा मतलब पढ़ा है, और न्यायालय में आकर उस डॉक्यूमेंट के बारे में मौखिक साक्ष्य देता है, मुख से बोलकर कुछ बताता है, तो आप कहेंगे कि जब दस्तावेज के बारे में मौखिक बातें बता रहा है, मुख से बोल रहा है, तो उसे तो ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहना चाहिए। लेकिन आपका कानून इसे मौखिक साक्ष्य न मानकर आपका कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य मानता है। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर ये पूछे कि डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस धारा में एविडेंस के, तो धारा 63 के क्लाज 5 में। आइए इसी आधार पर कंपनी लॉ भी पढ़ लेना है, जूरिस्प्रूडेंस। जो कारपोरेशन होते हैं, निगम होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, ये भी डीम्ड पर्सन है। डीम्ड पर्सन का मतलब वास्तव में इनमें प्राण नहीं होता, फिर भी कल्पना के आधार पर इन्हें व्यक्ति माना जाता है। तो अब समस्या CPC में आया कि डिक्री के आवश्यक तत्व न होते हुए भी कि किन किन चीज़ों को CPC में डिक्री मान लिया गया है। तो पहला है आदेश 7 रूल 11, यानी कि आदेश 7, आपका आदेश 7 नियम 11। तो आदेश 7 नियम 11 में आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का प्रावधान है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट यानी कि वाद पत्र का नामंजूरन, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, ये आदेश हैं, लेकिन इसे डिक्री मान लिया गया है। और 144 में है प्रत्यास्थापन। प्रत्यास्थापन, ये भी प्रत्यास्थापन के लिए अवधारण, ये भी वास्तव में आदेश हैं, लेकिन कानून इसे डिक्री मानता है। अब आइए आगे बढ़ा जाए, कह सकते हैं
अगला प्रावधान है कि दो ऐसे प्रावधान हैं जिसे कि धारा 2 की उपधारा 2 डिक्री नहीं मानती। तो जब डिक्री नहीं मानती तो वह होगा क्या, आर्डर होगा। वह डिक्री नहीं मानती